हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परमाणु एजुकेशन में। और मैं अभिनवराज आपके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। आज हम यहां पर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड का मतलब है कि ये जो देश है ये किसी भी ओशन के वाटर को टच नहीं करता है। जैसे नेपाल एक देश है जिसका दूर दूर तक किसी समुद्र या महासागर से कनेक्शन नहीं है, तो वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। चारों तरफ से वो धरती से घिरा हो। तो नेपाल तो काफ़ी छोटा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? और यहाँ पर ऑप्शंस हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। क्या आप मुझे कजाकिस्तान की राजधानी बता सकते हैं? मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट सेक्शन में। जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस समय उरुग्वे या फिर पराग्वे की राजधानी पूछी गई थी एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पर ये कजाकिस्तान आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये कैस्पियन सी से लगता है। इसके नॉर्थ में रशिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अरल सागर को, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में पड़ता है। यहाँ पर ये बाल्कस लेक आप देख ही लिए, ये चाइना का पूरा क्षेत्र है। और यहाँ पर ये बाकी जो देश हैं ऑप्शन में तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना वो सेंट्रल एशिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल देखने में बड़ा है, डरावना भी लग सकता है, लेकिन उतना ही आसान और सरल है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है पूरे लिथोस्फीयर का यानी भूपटल का 2.4% हिस्सा जो है वो घेरे हुए है। जैसे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है, तो क्या धरती का 2.4% क्षेत्रफल हम ग्रहण करते हैं? बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो दशकीय यानी 10 वर्षों में जो इंडिया की आबादी बढ़ी है वो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन का 12.5% था। क्या ये बात सही है? तो नहीं जनाब, ये बात गलत है। सही जवाब है 17.7% के अप्रॉक्स में ये बढ़ी है। और तीसरा है कि देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 2 आवर्स बिटवीन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल। क्या ये बात सही है? बात तो सही है। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो अप्रॉक्स 30 डिग्री है, करीब करीब 30 डिग्री का। और आप जानते हैं दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का समय का फासला होता है, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए तो 120 मिनट होता है। और 120 मिनट जो होता है वो 60 से अगर भाग दे देते हैं तो 2 घंटे के बराबर होता है, 2 आवर्स। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। जिसमें 2 है उसको हटा दिए। सही जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भारत का दशकीय ग्रोथ रेट 2011 के हिसाब से है वो 17.7% है। मतलब अगर हम 100 थे तो 10 वर्षों में बढ़ के 117.7 हो गए, या 1000 थे तो हो गए 1177। ओके, यही तो बात हुई। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं असर्शन और रीजनिंग के फॉर्म में, और इसके आधार पर आपको फिर सही ऑप्शन चूज करना है। पहला है कि 60 से 65 डिग्री जो अक्षांश हैं दोनों ही गोलार्धों में यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होता है हाई प्रेशर बेल्ट की जगह। क्या ये बात सही है? तो देखिए ये जो है विषुवत रेखा जो है यहाँ पे जो थर्मल फैक्टर्स के वजह से यहाँ पर लो प्रेशर रहता है। इसी तरीके से जो पोल्स हैं यहाँ पर पोल्स पर परमानेंट हाई प्रेशर रहता है और यहाँ लो प्रेशर। और बीच में हम देखते हैं कि 2 बेल्ट हैं जो कि मैकेनिकल बेल्ट हैं, ये थर्मल नहीं है। तो ये लो है इक्वेटर पर, तो उसके बगल में हाई। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ऊपर का जो रीजन है वो वापिस से होता है कंपैरेटिवली लोअर प्रेशर के लिए। ठीक है, मैंने लो टर्म नहीं यूज किया है, लोअर टर्म मैंने यूज किया है। ठीक है, तो क्या ये लो प्रेशर के बेल्ट्स होते हैं? आप सोच के जवाब दीजिए। और दूसरा स्टेटमेंट है कि द लो प्रेशर एरिया आर स्टेबल ओवर ओशंस रेदर देन लैंड। क्या ये बात सही है? तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं
कि पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा है ना वो सही नहीं है। लैंड मास के ऊपर में ही लो प्रेशर बनता है और लो प्रेशर कहीं स्टेबल नहीं होता है। ठीक, ये प्रेशर बेल्ट प्रणाली है दुनिया भर की, दाब पट्टी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर 30-35 के लिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, फिर सब पोलर लो और ये परमानेंट हाई प्रेशर। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ। धरती का जो उम्र का पता लगाना है तो इसके लिए हम कौन सी पद्धति, कौन सी विधि प्रयोग में लाते हैं। देखिए, अगर किसी नॉर्मली अनाज का, लकड़ी का उम्र पता लगाना है तो कार्बन डेटिंग कर लेते हैं C14 से, लेकिन यहाँ पर हम यूरेनियम डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। यूरेनियम जो है वो जब डिके होता है अंत में लीड बन जाता है, यूरेनियम खत्म होते होते। तो अगर किसी चट्टान में लीड की मात्रा अधिक है, यूरेनियम की मात्रा कम है, यानी कि वो पुराना है। तो यही नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी है, सबसे पुरानी और सबसे रिलायबल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कुछ जनजाति ग्रुपों के नाम दिए गए हैं और आपको मैच कराना है कि वो किस राज्य में पाए जाते हैं। जैसे थारू, तो जब थारू ट्राइब्स की बात आती है तो बिहार से भी कनेक्शन है, वेस्ट चंपारण से। तो बिहार के अटे सटे राज्य में ही कहीं पे, तो उत्तर प्रदेश। भील का क्षेत्र जो है वो राजस्थान का है, भीलंगाना क्षेत्र भी है। गड्डी, जब ट्रांसहुमेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के इन कम्युनिटीज का जिक्र होता ही है। और टोडा जो ग्रुप है वो तमिलनाडु से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं, तो एक बार आपको ये बुकलेट उठाना है, बाकी सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको देख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। वापिस से देखने में बड़ा सवाल लेकिन उतना ही आसान। इसमें असर्शन है कि द एटमॉस्फेयर रिसीव्स मोस्ट ऑफ हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ सरफेस। क्या ये बात सही है कि जो सन से हमारे पास हीट आ रही है वो इनडायरेक्ट है और अर्थ से जो हीट निकल रहा है वो डायरेक्ट है। देखिए, सिंपल फंडा है कि आपने हीट बजट को कितने अच्छे से पढ़ा है, आपने लॉन्ग वेव लेंथ और शॉर्ट वेव लेंथ वाले रेडिएशन को समझा है क्या। रीजन है कि जो कन्वेक्शन है फ्रॉम शॉर्ट वेव सोलर टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी टेक्स प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ का जो हीट बैलेंस है वो 0 एकदम होता है। जितना एनर्जी अर्थ सन से रिसीव करती है रात में उतना छोड़ देती है। तो जो हमारे पास आता है वो शॉर्ट वेव के रूप में होता है। ठीक, और वो इनडायरेक्टली आ रहा है, लेकिन वापस से जब ये अर्थ भेज रही है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है और हमें गर्मी देता रहता है। तो इसलिए दिया गया दोनों स्टेटमेंट जो है सही बैठता है। ठीक है, ये हीट बजट अच्छे से आपको देख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। यहाँ पर इन गर्तों का मिलान करना है कि प्रशांत महासागर में क्या मरियाना गर्त है, अटलांटिक में क्या प्लूटोरिको गर्त है, इंडियन ओशन में क्या जावा गर्त है और आर्कटिक में क्या यूरेशियन बेसिन है। आपको सोच के सही जवाब देना है। खुशी की बात यह है कि यहाँ दिए गए चारों के चारों ऑप्शन एकदम सही हैं, तो करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। देख लिया जाए, यहाँ पे ये प्रशांत महासागर और यहाँ मरियाना ट्रेंच को देख पा रहे हैं क्या। यहाँ पर मरियाना के अलावा चैलेंजर, जापान, क्यूरिल, ऑलेसियन और न्यू हब्रिड्स, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रेंचेज हैं। इसी तरीके से अटलांटिक वाटर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे आप प्लूटोरिको को देख पा रहे हैं। इंडियन वाटर में ये जावा ट्रेंच, और जब हम आर्कटिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहाँ यूरेशियन बेसिन जो है वो यहाँ नहीं नजर आ रहा है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आ जाते हैं। बताना है कि भारत जो है कितने सिस्मिक जोन्स में बटा हुआ है। रिस्क जोन में, भूकंपीय जोखिम क्षेत्र में हम बांट के चीजों को देखते हैं। तो भारत को हमने कितने हिस्सों में बांटा है, पूरे 4। देख लीजिए, सिस्मिक जोन 2, 3, 4 और 5, यानी इंडिया जो है वो सिस्मिक जोन 1 में नहीं आता है। ठीक है, जोन 2 जो है लो डैमेज है और 5 जो है ये हाईएस्ट रिस्क है। और भारत का करीब 11% क्षेत्र है वो हाई रिस्क में या जोन 5 में आता है। ये मैप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे
ये जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, ये कच्छ के ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं या कच्छ का हिस्सा, थोड़ा सा उत्तराखंड, थोड़ा सा हिमाचल, थोड़ा सा जम्मू, यानी ये जो हिमालय जो बना है जहाँ पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया है, वो सबसे ज़्यादा मतलब प्रोन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। कॉफ़ी पोर्ट, दुनिया का कहवा पोत किसे कहा जाता है? सैंटोस, साओ पोलो, रियो दे जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया के पोर्ट्स हैं, लेकिन जब बात होती है कॉफ़ी यानी कहवा पोत की तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सैंटो। ये देख लीजिए, ये ब्राज़ील का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये उसकी असली तस्वीर है और यहाँ पर मैप में आप देख पा रहे हैं इस जगह को। वैसे ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और ये कॉफ़ी का क्षेत्र है, तो ये कॉफ़ी के लिए क्षेत्र जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। यहाँ आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है पश्चिम से पूरब में जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, जिनको फिंगर लेक्स भी कहते हैं, ग्रेट सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो को। यहाँ पर कहीं क्या सही ऑर्डर होगा? तो देखिए, सबसे पश्चिम में आपको सुपीरियर नजर आता है या ग्रेट सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो। इसी ऑर्डर में मैंने आपको दिखाया था। देखिए, कनाडा और यूएसए के यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ये 5 झील हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों देशों के बाउंड्री साझा करते हैं और कुछ हैं ऐसे जो कि बाउंड्री नहीं साझा कर रहे हैं। सुपीरियर क्या दोनों देशों के बीच में है? हाँ। मिशिगन नहीं। यहाँ पे ह्यूरन आप देख पा रहे हैं, ये रहा ईरी और ये ओंटारियो। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि नियाग्रा फॉल जो है वो कहाँ लोकेटेड है? मेरा सवाल है आपसे ये। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग दी गई है और इसके आधार पर सही जवाब आपको देना है। पहला स्टेटमेंट है कि एंटी साइक्लोन कंडीशंस आर फॉर्म्ड इन विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एंड एयर टेम्परेचर इज लो। बिल्कुल सही बात है। उसी क्षेत्र, उसी समय जो सिचुएशन रहता है उसको एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब धरती ठंडी है तो उसका एयर जो है ऊपर नहीं उठेगा, ऊपर उठेगा तो लो प्रेशर वाली सिचुएशन होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन विथ अ लो टेम्परेचर। ना, विंटर रेनफॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है। एंटी साइक्लोन कंडीशन जो है, एंटी साइक्लोन कंडीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि धरती ठंडी हो गई है, सूर्य जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया है, उतना हमें इंसोलेशन नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी ठंडा है धरती। ठीक है, तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 12। यहां आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का रिजर्व किस देश में है? डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश कौन है? चांदी का। और यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? देखिए, रिजर्व होना अलग बात है कि आपके पास सबसे अधिक है, लेकिन आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो लार्जेस्ट रिजर्व जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के पास है यूरेनियम के, और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तो कजाकिस्तान है। डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश रशिया, और सिल्वर का मेक्सिको। इसको मैक्सिको नहीं पढ़ते हैं, इसको मेक्सिको बोलते हैं। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वो कौन से देश हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं हैं? इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबौटी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली चारों के ये चारों जो देश हैं ये शामिल हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये देखिए, ये हॉर्न है। हॉर्न मतलब ऐसे देखने में सिंह की तरह लग रहा है। इसमें इरिट्रिया, इथोपिया, जिबौटी और सोमालिया शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following state does not share boundary with आसाम? आसाम के साथ कौन सा इसमें से राज्य जो है वो अपनी बाउंड्री या सीमा नहीं साझा करता है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल। चलिए मैं कमाल की बात आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो आसाम से बाउंड्री नहीं शेयर करता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, मेघालय कर रहा है, जी कर रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी आसाम से सभी कनेक्टेड हैं। और इस साइड में आप देख पा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, यानी आसाम कितने देशों को टच कर रहा है? 2 देशों को। और कितने राज्यों को? तो यहाँ वेस्ट बंगाल पहला हो गया, अरुणाचल को हमने 2 कहा, मेघालय को हमने 3 कहा, नागालैंड को 4, मणिपुर को 5, मिजोरम को 6 और त्रिपुरा को 7 कहा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
कि वहां सारा टच कर रहा था। यहां पर मैच कराना है नदियों को उनके स्रोत के साथ। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी निकलती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरीनाग कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। और यहां से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी पर श्रीनगर है और झेलम जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वुलर लेक से क्या झेलम का कनेक्शन है? महाबलेश्वर जो है उससे निकलती है कृष्णा नदी और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसी से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो दिए गए चारों के चारों मैचिंग जो है करेक्ट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एकदम सामने सामने लिखा ही हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहां पर या किस नदी पर है? गोमती नदी, रिहन नदी, गंगा नदी या सरयू नदी? ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर है ये रिहन नदी पर बनाया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश रिहन नदी से रिलेटेड है। इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है और ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। कहां पर? तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। और रिहंद नदी यहां पर आप देख पा रहे हैं उस पर रिहंद डैम है और रिहंद जो है ये सोन की एक सहायक नदी है जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। इस सवाल को पूछे जाने का मकसद है कि जो भी इंपॉर्टेंट डैम्स रिजर्वायर्स हैं जैसे कि भाखड़ा नांगल या फिर टेहरी डैम या फिर राणा प्रताप, कोटा बराज, सरदार सरोवर, खकरापारा, हीराकुंड, निजाम सागर, रामागुडम, कोटागुडम, तुंगभद्रा, सब कुछ आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। विच रिवर इन इंडिया क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? यानी 2 बार कर्क रेखा को कोई नदी जो है इसे काट दे रही है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा। कौन सी नदी है? लूनी, चंबल, ब्यास, माही या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है मध्य प्रदेश की माही नदी। यहां देख लीजिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाया गया है यहां पर और ये माही नदी है ब्लू कलर से। ओके, और ये फाइनली जाके अपने पानी को गिरा देती है अरेबियन सी में। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है, यानी कि साउदर्न इंडिया के हिल्स की सीक्वेंस की बात की जा रही है। पालनी हिल्स, सिरुमली, सिवरोय और जावेदी को आपको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ पहले अरेंज कर लेना है। हालांकि इसमें पूछा गया है साउथ से नॉर्थ, तो सबसे साउथ में पालनी पड़ता है, फिर सिरुमली, फिर सिवरोय और सबसे नॉर्थ में जावेदी है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे पालनी, सिरुमली, सिवरोय, जावेदी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर्स भी आपको मालूम होने चाहिए। ये कैमूर रेंज थोड़ा इधर दिखाना चाहिए था इन्हें। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आइडिया रखते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि कौन सी वो ट्राइबल कम्युनिटी है जिसमें पोलेंड्री प्रैक्टिस की जाती है। पोलेंड्री का मतलब होता है कि एक महिला का एक से अधिक पुरुषों से ब्याह हुआ हो एक ही टाइम में। तो ये टोडा ट्राइब्स में प्रैक्टिस पाई जाती है। टोडा ये जो ट्राइब्स हैं तमिलनाडु के क्षेत्र में या नीलगिरी के क्षेत्र में वास करते हैं और ये सेवरल सेंचुरी से पोलेंड्री को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री हैव द लार्जेस्ट कोस्टल लेंथ इन द वर्ल्ड? देखिए, अब मैं ये कहानी थोड़ा सुनाता हूँ। अगर ये नॉर्मल सा ऐसा कोई कोस्ट लाइन है तो ये बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए कि इसके जगह ऐसा रहता तो कोस्ट लाइन बढ़ जाता ना, समझ रहे हैं? अगर कहीं बैक वाटर्स हैं या फियर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा कटा छटा कोस्टल लेंथ है तो बढ़ जाएगा ओवरऑल। तो ये जो है कनाडा में ऐसा देखा जाता है। कनाडा के इस मैप को देखिए कितना ज़्यादा ये कटा छटा है और इस तरीके से कोस्टल लेंथ जो है ये बढ़ा देता है और इस तरीके से कनाडा दुनिया का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाला कंट्री बन जाता है, जिसमें कि टोटल 2,02,080 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, या कह लें कि 125 या 1,25,000 माइल्स। ठीक है, पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में आप देख पाएंगे, इस साइड में पैसिफिक लिखा भी हुआ है। इसी तरीके से ईस्ट में आपको ये पूरा का पूरा अटलांटिक वाटर्स नजर आ रहा है, अटलांटिक ओशन। आर्कटिक इसके नॉर्थ में आप देख पा रहे हैं, आर्कटिक ओशन। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड कोस्ट लाइन वाला देश कौन है आफ्टर कनाडा? तो इंडोनेशिया, जिसका करीब 1 लाख किलोमीटर कोस्ट लाइन है।
और वो भी जाना जाता है बीचेस के लिए, बहुत तरीके के डाइवर्सिटी है फौना फ्लोरा में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल 20 क्वेश्चंस देखे जियोग्राफी के। फिर हम आगे मिलेंगे और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।